हेलो एवरीवन, माई सेल्फ सृष्टि अग्रवाल। वेलकम टू आवर चैनल। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं क्लास 6 के सब्जेक्ट विज्ञान के अध्याय 3 उचित आहार स्वस्थ शरीर का आधार चैप्टर का फुल एक्सप्लेनेशन विद अध्याय नोट्स के साथ, जिसमें हम देखने वाले हैं इस पूरे चैप्टर का परिचय, भोजन संबंधी आदतें और पाक कला संबंधी प्रथाएं जो हमारे पूर्वजों से चली आ रही हैं। जिस तरह से खाना बनाया जाता था वो सभी चीज़ें इस चैप्टर के थ्रू पढ़ेंगे पॉइंट वाइज। भारत के विभिन्न राज्यों में पारंपरिक भोजन और पेय पदार्थ ये भी हम पढ़ेंगे। पॉइंट में अगले में पढ़ेंगे, जैसे भोजन में पोषक तत्व कौन कौन से होते हैं, उनकी कमी से होने वाले रोग कौन कौन से होते हैं, भोजन के विभिन्न घटकों का परीक्षण कैसे करें, ये भी हम इस चैप्टर के थ्रू देखने वाले हैं। अगला पॉइंट हमारा यहाँ पर रहने वाला है कि संतुलित आहार हमें किस किस चीज़ों से किन किन वे में मिल सकता है। और लास्ट में हम देखेंगे इस चैप्टर में आए हुए सभी जो शब्द आए हैं साइंस के, उन सभी शब्दों को समझने की कोशिश करेंगे। और लास्ट में आपका कीवर्ड देखेंगे, जिसके थ्रू हम समझेंगे सभी कीवर्ड्स को जो आपके साइंस में यूज़ आ रहे हैं। तो पूरा चैप्टर हम पॉइंट वाइज अध्याय नोट्स के साथ में देखते हुए जाएंगे। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर आप यहाँ पर इन्हें नोट डाउन कर सकते हैं। तो देखिए, ये हमारे पॉइंट रहने वाले हैं इस चैप्टर के थ्रू। सबसे पहले हम देखेंगे इस चैप्टर का परिचय, इंट्रोडक्शन देखेंगे। इस चैप्टर में क्या कहा गया है। स्वस्थ भोजन अच्छे स्वास्थ्य और समग्र कल्याण को बनाए रखने के लिए आवश्यक है। एक स्वस्थ आहार में विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ शामिल होते हैं जो सही मात्रा में आवश्यक पोषक तत्व प्रदान करते हैं। इसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन और खनिज शामिल हैं। मध्यम मात्रा में पौष्टिक भोजन खाना और मौसम, समय और स्थान जैसे कारकों पर विचार करना एक स्वस्थ जीवन शैली के लिए महत्वपूर्ण है। अगला पॉइंट हमारा है भोजन संबंधी आदतें और पाक कला संबंधी प्रथाएं। भारत के अलग अलग हिस्सों में लोग अलग अलग तरह का खाना खाते हैं। यह उस क्षेत्र में उगाई जाने वाली फसलों, संस्कृति और परंपराओं पर डिपेंड करता है, यानी निर्भर करता है। खाना पकाने का तरीका समय के साथ बदल गया है। पहले चूल्हे पर खाना बनाया जाता था। लोग पारंपरिक तरीके अपनाते थे, जैसे चूल्हे पर खाना पकाना। अब बहुत से लोग आधुनिक तरीके से अपनाते हैं, जैसे गैस स्टोव पर खाना पकाना। बट खाना तो पका ही रहे हैं। सिलबट्टे पर चटनी पीसी जाती थी, अब इलेक्ट्रिक ग्राइंडर का यूज़ किया जाता है, मिक्सर ग्राइंडर का यूज़ किया जाता है। तो कई सारी चीज़ें हैं जो बदल चुकी हैं, बट खाना पकाने की प्रक्रिया सेम ही है, बस चीज़ें बदल गई हैं आधुनिकता के तौर पर। इन परिवर्तनों को प्रेरित करने वाले कारक निम्नलिखित हैं, जैसे तकनीकी विकास, रसोई उपकरणों और खाना पकाने की तकनीक में नया नवाचार आया है। बेहतर परिवहन, विभिन्न सामग्री और खाना पकाने के उपकरण आसानी तक पहुंच जाते हैं। बेहतर संचार लोगों को दुनिया भर से नए व्यंजनों, खाना पकाने की युक्तियों को आसानी से साझा करने सीखने की अनुमति देता है। जैसे हमें कोई भी चीज़ नहीं आ रही है तो हम फटाफट से यूट्यूब खोल लेते हैं। यूट्यूब से हम उस वीडियो को, पर्टिकुलर जो चीज़ हमारी बनानी है हमें, वो देख लेते हैं, उसका मेथड देख लेते हैं और इजी वे में बन जाता है हमारा वो खाना। तो एक संचार बहुत महत्वपूर्ण है। अगला पॉइंट है भारत के विभिन्न राज्यों में जैसे पारंपरिक भोजन और पेय पदार्थ कौन कौन से होते हैं। जैसे पंजाब में देखेंगे स्थानीय रूप से उगाई जाने वाली फसलें यहाँ पर है, जैसे मक्का, गेहूँ, चना, दाल उगाई जाती हैं। पारंपरिक खाद्य पदार्थ यहाँ पर है। पंजाब में कुछ लोकप्रिय पारंपरिक खाद्य पदार्थ है, जैसे मक्की दी रोटी, द साग, सरसों दा साग। आपने सुना, मक्की दी रोटी एंड सरसों का साग ला दो, बस हो गया काम। छोले भटूरे, इसी तरह से पराठे होते हैं, आलू के पराठे बहुत फेमस है वहाँ पर। हलवा, खीर, चावल से बनी खीर होती है वहाँ पर, ये भी पसंद किया जाता है। पेय पदार्थों में यहाँ पर सबसे ज़्यादा लस्सी, दही, छाछ, दूध और चाय शामिल है। सबसे ज़्यादा छाछ और लस्सी आपको हर जगह मिलेगी और सभी लोग पीना पसंद करते हैं। इसी तरह से जैसे कर्नाटक का भोजन देखेंगे तो स्थानीय रूप से वहाँ पर उगाई जाने वाली फसलें होती हैं, जैसे चावल, रागी, उड़द और नारियल। इन्हीं चीज़ों से वो लोग बनाने की कोशिश करते हैं अपनी सारी की सारी जो डिशेज़ होती है। आपने देखा होगा, जैसे इडली चावल और उड़द दाल से बनती है, डोसा सेम इसी चीज़ से बनता है, सांभर, नारियल की चटनी, रागी मुद्दे, रागी के बॉल्स बनाए जाते हैं, रसम एक तीखा सूप होता है और इसमें चावल शामिल किए जाते हैं, बहुत ही टेस्टी लगता है। तो ये यहाँ का खाद्य पदार्थ हो गया पारंपरिक। पेय पदार्थ में यहाँ पर होता है छाछ, कॉफ़ी और चाय। मणिपुर स्थानीय रूप से उगाई जाने वाली फसलें होती हैं यहाँ पर चावल, बांस और सोयाबीन जैसी फसलें।
पारंपरिक खाद्य पदार्थ यहाँ पर हैं जैसे एरोम्बा एक मसालेदार चटनी होती है, उत्ती पीले मटर और हरे प्याज से बनी करी होती है, सिंगजू एक सलाद होती है और कांगसोई एक सब्जी का स्टू होता है। पेय पदार्थ में यहाँ पर आमतौर पर पी जाने वाली काली जो चाय होती है वो यहाँ पर पी जाती है। तो ये उदाहरण दर्शाते हैं कि भारत के विभिन्न राज्यों की अपनी अपनी अनूठे खाद्य पदार्थ और पेय हैं और उनके क्षेत्रों में स्थानीय रूप से उगाई जाने वाली फसलों का उपयोग करके ये बनाए जाते हैं। अगला बात करेंगे हम भोजन में पोषक तत्वों की। पोषक तत्व भोजन में मौजूद वे पदार्थ होते हैं जिनकी हमारे शरीर को बढ़ने, मरम्मत करने, स्वस्थ रहने के लिए आवश्यक होते हैं। मुख्य पोषक तत्व यहाँ पर हैं जैसे कार्बोहाइड्रेट। तो देखिए यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट किन किन चीज़ों से मिलता है, जैसे चावल, बाजरा, गेहूँ, शकरकंद, आलू, गन्ना, केला, अनानास, आम और मक्का। कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर के लिए ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है। वे दैनिक गतिविधियों और शारीरिक कार्यों को करने के लिए आवश्यक है। कार्बोहाइड्रेट इनमें पाए जाते हैं जैसे अनाज में गेहूँ, चावल, मक्का, सब्जियां, आलू, शकरकंद और फल, केला, अनानास, आम। ये खाद्य पदार्थ हमारी मांसपेशियों, मस्तिष्क को कुशलतापूर्वक कार्य करने के लिए आवश्यक ईंधन प्रदान करते हैं। ये चीज़ें अच्छी रहती है कार्बोहाइड्रेट के लिए। अगला बात करेंगे वसा, फैट, जैसे दही, बादाम, काजू, तिल, सोयाबीन, मूंगफली, अखरोट, सूरजमुखी के बीज, पिस्ता और मक्खन से ये हमें प्राप्त होता है। वसा संग्रहित ऊर्जा प्रदान करते हैं और विटामिन के अवशोषण के लिए महत्वपूर्ण है। ये स्वस्थ त्वचा और बालों को बनाए रखने में भी मदद करते हैं। वसा के स्रोतों में शामिल है जैसे मेवे और बीज, बादाम, सूरजमुखी के बीज, डेयरी उत्पाद में आ गया घी, मक्खन, दही, दूध, और तेल में आ गया जैतून का तेल, सूरजमुखी का तेल। आपने देखा होगा ऑलिव ऑयल आजकल बहुत फेमस है, खाने के लिए भी उपयोगी होता है, बालों में लगाने के लिए भी, चेहरे के लिए भी, हर तरीके से उपयोग है। तो ये भी एक अच्छा उदाहरण है वसा का, वसा के स्रोत का। यद्यपि वसा आवश्यक है लेकिन मोटापे और हृदय रोग जैसे स्वास्थ्य समस्याओं से बचने के लिए इनका सीमित मात्रा में सेवन करना महत्वपूर्ण है। ये याद रखिए कि इनका सीमित रूप से ही यूज़ करना है, हमें ज़्यादा मात्रा में नहीं खाना है क्योंकि इनसे मोटापा हो सकता है, हृदय रोग भी हो सकता है अगर अति मात्रा में हम ये खाएँ तो। ठीक है, ये चीज़ें ध्यान रखनी है। हर चीज़ अच्छी है तो उसकी अगर अति हम कर देते हैं तो वो बुरी भी साबित हो सकती है। प्रोटीन में देखिए मूंग आ गया, चना आ गया, मटर, अरहर दाल आ गई, राजमा आ गया, सोयाबीन आ गया, और नॉनवेज में आ गया अंडा, पनीर वेज में भी आता है, दूध, मुर्गी का मांस, मछली, ये सभी आते हैं। प्रोटीन शरीर के ऊतकों की वृद्धि, मरम्मत और रखरखाव के लिए महत्वपूर्ण। आपने देखा होगा कि प्रोटीन ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को खिलाया जाए ताकि उनकी हाइट बढ़े। क्यों? क्योंकि प्रोटीन जो है वो हमारे शरीर के ऊतकों की वृद्धि करने में सहायक होता है। वे मांसपेशियों, त्वचा, हड्डियों के निर्माण खंड हैं। प्रोटीन निम्नलिखित से प्राप्त किया जा सकता है जैसे वनस्पति स्रोत में आ गया दालें, सेम, मटर, नट्स। पशु स्रोत से आ गया दूध, पनीर, अंडी, मछली, मांस। प्रोटीन एंजाइम और हार्मोन के उत्पादन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और जो शरीर के विभिन्न कार्यों को नियंत्रित करते हैं। ठीक है, अगला है हमारा विटामिन और खनिज। तो देखिए विटामिन ए के कुछ स्रोत हो गए जैसे दूध, आम, गाजर, पपीता, ये सभी विटामिन ए के स्रोत हैं। विटामिन B1 के स्रोत देखिए अलसी के बीज, गेहूँ, दूध, चावल, कद्दू के बीज, पनीर आ गया, बहुत फ़ायदा करता है अलसी के बीज भी। इसी तरह से विटामिन सी के स्रोत खट्टे फल हो गए, सिट्रिक क्यूब, जैसे आंवला, टमाटर, संतरा, अमरूद, हरी मिर्च भी विटामिन सी का स्रोत है। ठीक है, अभी कुछ सालों पहले ही इसकी खोज हुई थी। नींबू, ये सभी विटामिन सी है। विटामिन डी के हो गए दूध, मछली, मक्खन, खाद्य मशरूम, अंडा। ठीक है, ये सभी विटामिन डी के स्रोत है। देखिए दूध है ना, विटामिन ए भी मिलता है और B1 भी मिलता है और डी भी मिलता है। तो दूध बहुत महत्वपूर्ण होता है बच्चों के लिए। दूध ज़्यादा से ज़्यादा पिलाएंगे तो आपके बच्चों की जो मसल्स हैं, जो बोन्स हैं, वो काफ़ी मजबूत रहेंगी। तो आज के पेरेंट्स नहीं पिलाते हैं, बट डॉक्टर भी आजकल रिकमेंड कम करते हैं, बट दूध पिलाना बहुत आवश्यक है शरीर की मसल्स के लिए और हड्डियों के लिए। ठीक है, विटामिन और खनिज आवश्यक पोषक तत्व हैं जो शरीर के विभिन्न कार्यों में सहायता करते हैं। इनकी आवश्यकता कम मात्रा में होती है लेकिन स्वास्थ्य को बनाने के रखने के लिए ये बहुत ज़रूरी होते हैं। ठीक है,
अब देखिए यहाँ पर इनकी बात हो गई विटामिन खनिज से युक्त, पर इनके जो कमी हो जाती है, कमी से होने वाले रोग और लक्षण क्या क्या हैं वो बात करेंगे हम विटामिन के। जैसे विटामिन ए की कमी से देखिए आंखों और त्वचा को स्वस्थ रखने का कार्य करता है। स्रोत है हमारा विटामिन ए का पपीता, गाजर, आम, दूध जैसे खाद्य पदार्थ। पर कमी से होने वाली बीमारी है दृष्टि की हानि, रतौंधी रोग हो जाता है। लक्षण आपको दिखाई देंगे दृष्टि खराब होना, विशेष रूप से अंधेरे में, तथा कभी कभी दृष्टि का पूर्णतः नष्ट हो जाना। विटामिन B1 जिसका नाम थायमिन भी कहा गया है, तो यहाँ पर ये कार्य करता है हृदय को स्वस्थ रखने का, शरीर को विभिन्न कार्य करने में मदद करता है। अब ये किससे मिलते हैं? फलियों से, मेवे, साबुत अनाज, मिलेट्स से काफ़ी बेनिफिट होता है। बीज, जो बीज खाए जाते हैं, दूध उत्पादों में ये पाया जाता है। कमी से होने वाले रोग होते हैं पैरों हाथों में सूजन, झुंझुनिया जलन, सांस लेने में परेशानी। विटामिन सी कार्य करता है रोगों से लड़ने में। आपने देखा होगा जब भी हम बीमार होते हैं तो सिट्रिक फलों की सलाह दी जाती है कि उनका जूस पिया जाए या उनको खाया जाए। तो स्रोत होते हैं आंवला, अमरूद, हरी मिर्च, संतरे और नींबू। कमी से होने वाले रोग हैं मसूड़ों से खून आना, घावों का देर से भरना। जो घाव हो जाते हैं, खून आ जाता है तो वो देरी से भरता है, इट मीन्स आपके अंदर विटामिन सी की कमी है। विटामिन डी की बात करें तो यहाँ पर कार्य होता है विटामिन डी का हड्डियों और दांतों के स्वास्थ्य के लिए, शरीर कैल्शियम अवशोषित करने में मदद करता है। स्रोत है सूर्य का प्रकाश से, कि आपने सुना होगा कि सुबह की धूप में बैठे तो विटामिन डी मिलेगा। धूप में बैठने से ही नहीं मिलता है, और जो डायरेक्ट किरण आती है, किरणों में कुछ मात्रा में विटामिन डी की उपलब्धि रहती है जो कि हमारे शरीर के द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है उसे, और वो हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। सुबह की धूप इसलिए महत्वपूर्ण होती है। बाद में तो क्या होता है, जैसे जैसे धूप बढ़ती हुई जाएगी वहाँ पर यूवी किरणों का भी तेज बढ़ता जाएगा जो कि हमारे शरीर के लिए हानिकारक होते हैं। इसलिए सुबह की धूप लें जिससे विटामिन डी मिले हमें, तो ये कहा जाता है। तो देखिए सूर्य के प्रकाश में होता है दूध, मक्खन, मछली और अंडे में ये पाया जाता है। कमी से होने वाला रोग है नरम और मुड़ी हुई हड्डियाँ। नरम हड्डी पड़ जाती है, मुड़ी हुई हड्डियाँ पड़ जाती, इट मीन्स उसके अंदर क्या कमी है? विटामिन डी की कमी है। कैल्शियम की बात करें तो कैल्शियम कार्य करता है हड्डियों और दांतों को स्वस्थ रखने का। दूध, दही, पनीर में पाया जाता है ये। कमी से होने वाले रोग होते हैं हड्डियों और दांतों की सड़न। लक्षण होंगे कमजोर हड्डियां, दांतों में सड़न अगर है तो कैल्शियम की कमी है। आयोडीन की बात करें, शरीर को शारीरिक मानसिक गतिविधियां करने में मदद करता है। तो आयोडीन की जो स्रोत है, देखिए सिंगाड़ा बहुत उपयोगी रहता है। आयोडीन युक्त नमक जो होता है वो भी सही रहता है, समुद्री शैवाल। अब जैसा कि आपने देखा होगा कई लोग बताते हैं कि आयोडीन युक्त नमक ना खा करके आप सेंधा नमक खाएं। जी नहीं, अभी रिसेंटली स्रोत में पाया गया है कि सेंधा नमक जो भी बच्चों को खिलाते हैं या जो खुद खाते हैं, उनमें सोचने समझने की शक्ति पहले की तुलना में कम हो जाती है और काफ़ी नुकसान रहता है शरीर में। आयोडीन की कमी हो सकती है, गलगन जैसे रोग हो सकते हैं, फिर से अब हो रहे हैं क्योंकि लोगों ने स्विच कर दिया है सेंधा नमक पर। तो सेंधा नमक इतना बेनिफिट नहीं करता है जितना आयोडीन युक्त नमक करता है। तो प्लीज़ अगर जिसने भी स्विच करा है वो अपने पेरेंट्स को बताए कि नमक ही बेटर है रेदर देन सेंधा नमक के, ठीक है। वो सिर्फ प्रचार किया जा रहा है उसका कि वो बिके ज़्यादा से ज़्यादा, और कुछ नहीं है। कमी से होने वाला रोग होता है गर्दन के अगले भाग में सूजन। आपने देखा होगा गलगन रोग हो जाता है, वो यही पार्ट है। लोहा शरीर में रक्त बनाने के लिए महत्वपूर्ण होता है। हरी पत्तेदार सब्जियां, चुकंदर और अनार में ये पाया जाता है। जो भी रेड कलर में और ग्रीन कलर में दिखते हैं उनमें सब में लोहा पाया जाता है। कमी से होने वाला रोग होता है कमजोरी, सांस लेने में तकलीफ। आप लोहा यानी आपको खून बढ़ाने के लिए हरी सब्जियां खाने के लिए कहा जाता है, चुकंदर का यूज़ करने के लिए कहा जाता है, अनार को खाने के लिए किया जाता है। ये बहुत ही अच्छा रहता है, इससे हमारे शरीर में कैलोरी की वृद्धि होती है और जो हमारे बाल सफ़ेद होते हैं वो नहीं होते हैं अगर हमारे अंदर लोहा भरपूर रूप से है तो, ठीक है। आहार फाइबर की बात करें तो आहार फाइबर जो होता है पाचन उत्सर्जन के लिए आवश्यक है। वे नियमित मल त्याग को बढ़ावा देकर स्वस्थ पाचन तंत्र को बनाए रखने में मदद करते हैं। आहार फाइबर के स्रोत हैं हरी पत्तीदार सब्जी जैसे पालक, केले, ताजे फल, सेब, संतरे, जामुन, साबुत अनाज, भूरा चावल, जई, दालें और मेवे में आ गया दालें और बादाम, ठीक है। ये आहार फाइबर इनसे मिलता है, फाइबर मिलता है ताकि आपको अवशोषित कर सके ये चीज़ों को पाचन उत्सर्जन के लिए, और आपका जो मल त्याग है वो नियमित रूप से होता है अगर आप आहार युक्त फाइबर युक्त भोजन करते हैं। जैसे संतरे का सेवन करना बहुत अच्छा माना गया है क्योंकि इसमें फाइबर होता है जो कि हमारे शरीर की नलियों को स्वस्थ रखता है।
पानी की बात करें तो बहुत ही महत्वपूर्ण ये स्रोत है। पानी सभी शारीरिक कार्यों के लिए महत्वपूर्ण है। ये पोषक तत्वों को अवशोषित करने, शरीर से अपशिष्ट को बाहर निकालने में मदद करता है। हाइड्रेटेड रहने और शारीरिक कार्यों को बनाए रखने के लिए रोजाना पर्याप्त मात्रा में पानी पीना जरूरी है। कम से कम 4-5 लीटर पानी हर व्यक्ति को पीना चाहिए। अब देखिए, कमी से होने वाले रोगों की हमने बात करी है, बट और भी कई रोग उदाहरण सहित यहाँ पर दिए गए हैं। जैसे पर्याप्त मात्रा में विटामिन ए न लेने से रतौंधी हो जाता है, रात में देखने में कठिनाई। सी न लेने से स्कर्वी रोग, मसूड़ों से खून आना, गाँवों का ढेर से बनना होता है। आयरन न लेने से एनीमिया रोग हो जाता है, जो कि आजकल बच्चों में दिखाई दे रहा है। पोषक तत्वों की कमी से निम्नलिखित रोग होते हैं, जैसे यहाँ पर बात करें विटामिन ए की कमी, रतौंधी, विटामिन बी1 की कमी, बेरी सी की कमी से स्कर्वी, विटामिन डी की कमी से रिकेटस, कैल्शियम की कमी, हड्डियों और दांतों का क्षय, सड़न, आयोडीन की कमी से घेंगा रोग हो जाता है, आयरन की कमी से एनीमिया रोग हो जाता है। ये आप नोटिस कर लेना, क्योंकि इससे रिलेट एक ना एक क्वेश्चन जरूर से आता ही आता है। अगला बात करेंगे हमारा भोजन के विभिन्न घटकों का परीक्षण कैसे करें। स्टार्च के लिए परीक्षण यहाँ पर कैसे करें, तो यहाँ पर देखिए प्रयोग करते हुए 2 बच्चे दिखाई दे रहे हैं। भोजन में स्टार्च की जांच के लिए आयोडीन घोल का उपयोग किया जाता है। जब किसी खाद्य पदार्थ के नमूने में जो उसका सैंपल लिया जाता है उसमें आयोडीन मिलाया जाता है, तो नीला काला रंग स्टार्च की उपलब्धता को दर्शाता है। ये कार्बोहाइड्रेट से भरपूर खाद्य पदार्थों की पहचान करने का एक सरल तरीका है। वसा की जांच कैसे करेंगे, तो देखिए सैंपल ऑफ फूड लिया, पेपर लिया, देन रब किया, ट्रांसल्यूसेंट अगर स्पॉट दिखाई दे रहा है, यही है प्रेजेंस ऑफ फैट। वसा की जांच के लिए भोजन के नमूने को कागज के एक टुकड़े पर रखें, उसे दबाएं, एक तेलीय पेस्ट दिखाई दे तो यह वसा की उपलब्धि का संकेत है। यह परीक्षण उन खाद्य पदार्थों की पहचान करने में मदद करता है जिनमें वसा की मात्रा अधिक होती है। प्रोटीन का परीक्षण कैसे करें, तो यहाँ पर प्रोटीन के परीक्षण के लिए कॉपर सल्फेट और कास्टिक सोडा के घोल का मिश्रण का प्रयोग किया जाता है। मिश्रण में बैंगनी रंग प्रोटीन की उपस्थिति को दर्शाता है। यह परीक्षण प्रोटीन से भरपूर खाद्य पदार्थों की पहचान करने के लिए उपयोगी है। संतुलित आहार की बात करें तो संतुलित आहार वह होता है जिसमें हमारे शरीर के लिए सभी जो पोषक तत्व जो हैं वो मौजूद हो। इसमें पर्याप्त मात्रा में पोषक तत्व और पानी भी होना चाहिए। संतुलित आहार खाने से हम स्वस्थ रहते हैं और हमारा विकास सही तरीके से होता है। संतुलित आहार में निम्नलिखित शामिल होना चाहिए, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज, आहार्य, फाइबर और पानी। जंक फूड की बात करें, जैसा कि आजकल बहुत प्रचलित में है, तो जंक फूड बिल्कुल बेकार रहते हैं हमारे शरीर के लिए। आने वाले टाइम में जंक फूड देखना बंद ही हो जाएंगे, या फिर लोगों को बंद करने होंगे कि वो बीमार ना पड़े। जंक फूड अस्वास्थ्यकर होते हैं क्योंकि उनमें वसा और चीनी बहुत होती है, और चीनी का अधिक उपयोग आजकल बहुत घातक होता जा रहा है। लेकिन अन्य महत्वपूर्ण पोषक तत्व पर्याप्त मात्रा में नहीं होते हैं। बहुत अधिक जंक फूड खाने से हमारा वजन बढ़ सकता है, हम बीमार पड़ सकते हैं। हमें जंक फूड कभी कभी या कम मात्रा में ही खाना चाहिए या फिर अवॉइड करना चाहिए। बाजरा, देखिए हमारे राजस्थान में तो बाजरा बहुत ही प्रचुरित मात्रा में होता है। तो बाजरा एक विशेष प्रकार का अनाज है जो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा है। ज्वार, बाजरा, रागी बाजरे की ही उदाहरण है, यानी मिलेट के उदाहरण है। इनमें विटामिन, खनिज, फाइबर जैसे पोषक तत्व भरपूर मात्रा में होते हैं। बात करेंगे तो मिलेट्स यहाँ पर लिखना चाहिए था, बाजरा नहीं लिखना चाहिए था मुझे, क्योंकि मिलेट्स में आ जाते हैं ज्वार भी आ जाता है, रागी भी आ जाता है, बाजरा भी आ जाता है। ये सभी चीज़ें महत्वपूर्ण हैं। महाराष्ट्र में देखी जाए तो रागी युक्त चीज़ें बनाई जाती है जो कि बहुत ही पौष्टिकता से भरपूर रहते हैं। कर्नाटक में भी बनाया जाता है। ज्वार से भाकरी बनाई जाती है, वो भी पौष्टिकता से भरपूर होती है। हमारे राजस्थान में बाजरे की रोटी बनाई जाती है, वो भी पौष्टिकता से भरपूर होती है। तो आने वाले टाइम में इन्हीं चीज़ों का यूज़ करके रोटियाँ बनाई जाएंगी और खाई जाएंगी, क्योंकि ये पौष्टिकता से भरपूर होते हैं। इनमें विटामिन होता है, खनिज होता है, फाइबर होते हैं, सभी चीज़ें भरपूर मात्रा में होते हैं। बाजरा खाने से हमें स्वस्थ रहने में मदद मिलती है। बाजरा यहाँ पे बात हो रही है बाजरा न करके मिलेट की, ठीक है। भोजन मिल की बात करें तो खाद्य मिल का अर्थ है कि खाद्य पदार्थ जहाँ उगाया जाता है वहाँ से लेकर जहाँ खाया जाता है वहाँ तक उसने कितनी दूरी तय की। हमें आसपास उगाए गए खाद्य पदार्थ खाने का प्रयास करना चाहिए। इससे खाद्यान्न के परिवहन से होने वाले प्रदूषण को कम करने में मदद मिलती है, क्योंकि कहीं अगर दूसरी जगह से आ रहा है तो उसमें कई चीज़ों की मिलावट हो सकती है और वो फ्रेश नहीं रहेगा। अपने जो आसपास उगने वाली चीज़ें हैं अगर वो खाएंगे आप तो वो फ्रेश होंगी, आपको ज़्यादा फ़ायदा करेंगी। इससे खाद्यान्न के परिवहन से जो प्रदूषण होगा ना, प्रदूषण कम करने में मदद मिलती है। हमारे स्थानीय किसानों को भी सहायता मिलती है।
अब देखिए भोजन की बर्बादी से कैसे बचें। आजकल भोजन बर्बाद बहुत कर रहे हैं, तो हमें भोजन बर्बाद नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसे उगाने और पकाने में बहुत मेहनत लगती है। आपने देखा होगा कि किसान कितनी मेहनत करता है तब जाकर के उसकी फसल उत्पादित होती है। हमें उतना ही भोजन लेना चाहिए जितना हम खा सके। भोजन की बर्बादी पर्यावरण के लिए अच्छी नहीं है। तो ये बात हुई इस पूरे चैप्टर की डिस्क्रिप्शन की, ठीक है, कि क्या क्या कैसे कैसे क्या होना चाहिए खाने में। अब बात रही शब्दावली की, करते हैं हम बात, जहाँ पर यहाँ पे काफ़ी सारे वर्ड्स आए हैं साइंस से रिलेट। जैसे स्वास्थ्य, क्या होता है स्वास्थ्य? पूर्ण शारीरिक, मानसिक, सामाजिक कल्याण की स्थिति। पाक कला संबंधी अभ्यास क्या होता है? पाक कला प्रथाएं वे तरीके हैं जिनसे हम भोजन तैयार करते हैं और पकाते हैं। इसमें वे सामग्रियां शामिल हैं जिनका हम उपयोग करते हैं, वे बर्तन और जूले जिन पर हम खाना पकाते हैं, वे व्यंजन विधियां जिनका हम पालन करते हैं। विभिन्न क्षेत्रों में उनकी संस्कृति और परंपराओं के आधार पर अलग अलग पाक पद्धतियां होती हैं। पाक पद्धतियां यानी खाने की पद्धति, ठीक है। पाक यानी भोजन होता है। पोषक तत्व, पोषक तत्व भोजन के वे भाग है जिनकी हमारे शरीर को बढ़ने, मरम्मत करने, स्वस्थ रहने के लिए आवश्यकता होती है। वे हमारे शरीर के निर्माण खंड की तरह है। मुख्य पोषक तत्व कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन और खनिज है। रोग, रोग ऐसी स्थितियां हैं जो शरीर के सामान्य कामकाज को प्रभावित करती है, जिसके कारण बुखार, दर्द, कमजोरी या दैनिक गतिविधियों को करने में कठिनाई जैसे लक्षण उत्पन्न होते हैं। वे विभिन्न कारकों के कारण भी हो सकते हैं, जैसे संक्रमण, पोषक तत्वों की कमी, आनुवंशिक विकार या अस्वास्थ्यकर जीवन शैली। रोगों के उदाहरण में सामान्य सर्दी, मधुमेह, कैंसर और हृदय रोग शामिल है, जो कि भारत में कंटिन्यू बढ़ता ही जा रहा है। कमी से होने वाली बीमारियां, तो कमी से होने वाली बीमारियां वे बीमारियां होती हैं जब हम कुछ पोषक तत्व का सेवन पर्याप्त मात्रा में नहीं करते। उदाहरण के लिए यदि हम पर्याप्त मात्रा में विटामिन सी का सेवन नहीं करेंगे तो हमें स्कर्वी नामक रोग हो सकता है। मसूड़ों से खून आने लगता है और गाल देर से भरते हैं। स्कर्वी क्या है? स्कर्वी एक रोग है जो विटामिन सी की कमी के कारण होता है। इसमें कमजोरी, थकान, जोड़ों में दर्द, गुड़ से खून आना जैसे लक्षण हो सकते हैं। मुंह से खून नहीं है, ठीक है। अतीत में लंबी समुद्री यात्राओं पर जाने वाले नाविक जो होते हैं प्राय स्कर्वी रोग से पीड़ित होते हैं, क्योंकि उन्हें ताज़ी फल और सब्जियां उपलब्ध नहीं होती थी। तो इसी के लिए जो लंबी यात्राओं पर जाते हैं उनमें जो है विटामिन सी की कमी हो जाती है। आजकल स्कर्वी रोग जो है दुर्लभ है, यानी मिलता नहीं, क्योंकि अधिकांश लोग अपने आहार से पर्याप्त मात्रा में विटामिन सी प्राप्त कर लेते हैं। घेंगा रोग की बात करें तो घेंगा रोग एक ऐसी स्थिति है जिसमें गर्दन में थायराइड ग्रंथि बढ़ जाती है, जिसके कारण गर्दन के सामने सूजन आ जाती है। ये रोग प्राय आहार में आयोडीन की कमी के कारण होता है। आयोडीन थायराइड ग्रंथि के समुचित कामकाज के लिए महत्वपूर्ण है। कई देशों में घेंगा रोग को बचाने के लिए टेबल नमक में आयोडीन मिलाया जाता है। जो नमक होता है उसमें आयोडीन छोटी सी मात्रा में मिला दिया जाता है। संतुलित आहार की बात करें तो संतुलित आहार खाने का वह तरीका है जिसमें हमारे शरीर को आवश्यक सभी पोषक तत्व सही मात्रा में शामिल होते हैं और मिल जाते हैं। ये अलग अलग खिलाड़ियों की एक टीम की तरह है, जिसमें प्रत्येक खिलाड़ी हमारे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए अपना योगदान दे रहा है। संतुलित आहार में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज, रफीज और पानी शामिल है। रफीज क्या होता है? एक शब्द आया है रफीज, जिसे आहारीय फाइबर भी कहा जाता है। ये ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। आहारीय फाइबर भी कहा जाता है। पौधों से प्राप्त खाद्य पदार्थों का ये वह भाग है जिसे हमारा शरीर पचा नहीं सकता। ये एक झाड़ू की तरह होता है जो हमारे पेट और आंतों को साफ करता है और हमारी पाचन तंत्र को स्वस्थ रखने में मदद करता है। ये पचता नहीं है, बट हमारी नलियों से होकर के जब गुजरता है तो ये पूरा कचरा साफ करते हुए जाता है। इसलिए बोला जाता है कि एक संतरे का सेवन डेली करना चाहिए, ताकि जो उसका फाइबर है वो हमारी नलियों को स्वस्थ रख सके। फल, सब्जियां, साबुत अनाज रफीज के अच्छे स्रोत हैं। जंक फूड हमने पहले भी पढ़ा है। जंक फूड वे पदार्थ होते हैं जिनमें वसा, चीनी और नमक तो बहुत अधिक होता है, लेकिन विटामिन और खनिज नहीं होते, ना के बराबर होते, कम होते हैं। इनका स्वाद अच्छा हो सकता है, लेकिन इनका बहुत ज़्यादा सेवन हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। जंक फूड के उदाहरण हैं कैंडी, चिप्स और सोडा। याद रखिए, सोडा बहुत ज़्यादा नुकसान करता है। कम से कम मिलाया जाना चाहिए खाद्य पदार्थों में, ज़्यादा नहीं मिलाना चाहिए। किलाबंदी क्या होता है? फोर्टिफिकेशन का अर्थ है, फोर्टिफिकेशन जिसे इंग्लिश में बोला जाता है, फोर्टिफिकेशन का अर्थ है भोजन को अधिक स्वास्थ्यवर्धक बनाने के लिए उसमें अतिरिक्त पोषक तत्व मिलाना। यह भोजन को पोषक तत्व प्रदान करने जैसा होता है। उदाहरण के लिए आयोडीन की कमी को रोकने के लिए दूध को विटामिन डी, नमक को आयोडीन से सुदृढ़ किया जा सकता है। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स वे पोषक तत्व हैं जिनकी हमारे शरीर को बड़ी मात्रा में आवश्यकता होती है। वे ऊर्जा प्रदान करते हैं, वृद्धि और विकास में मदद करते हैं। 3 मुख्य मैक्रोन्यूट्रिएंट्स कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा है।
हमें स्वस्थ रहने के लिए इन मैक्रोन्यूट्रिएंट्स का संतुलित सेवन करना चाहिए। सूक्ष्म पोषक तत्व क्या होते हैं? तो सूक्ष्म पोषक तत्व वे पोषक तत्व हैं जिनकी हमारे शरीर को कम मात्रा में आवश्यकता होती है, लेकिन फिर भी हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, जैसे विटामिन और खनिज। ये सूक्ष्म पोषक तत्वों में आते हैं। वे शरीर के विभिन्न कार्यों में सहायता करते हैं, हमें बीमारियों से बचाते हैं। सूक्ष्म पोषक तत्व के उदाहरण हैं विटामिन ए, विटामिन सी, आयरन और कैल्शियम। एनीमिया एक रोग होता है, ऐसी स्थिति होती है जिसमें हमारे रक्त में शरीर के सभी भागों तक ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए पर्याप्त स्वस्थ लाल रक्त कोशिकाएं नहीं होती है। इससे हमें कमजोरी, थकान महसूस होती है। आयरन की कमी से एनीमिया का एक आम कारण है। हरी पत्तेदार सब्जियां, मांस, अंडे जैसे खाद्य पदार्थ खाने से एनीमिया को रोकने में मदद मिल सकती है। चुकंदर खाएं, गाजर खाएं, हरी सब्जियां खाएं, पालक खाएं, ये सभी से हमें जो एनीमिया को रोकने में मदद मिलती है। इससे हमें काफ़ी रक्त को बढ़ाने में सहायता भी मिलती है। आहार फाइबर की बात करें तो आहारीय रेशे, जिन्हें हमें अपन ने अभी देखा था थोड़ी देर पहले ही, एक शब्द आया था आहारीय फाइबर से रिलेट, रफेज, ठीक है। तो यहाँ पर भी बात उसी की हो रही है। आहारीय रेशे पौधों से मिलने वाले खाद्य पदार्थ के वे हिस्से हैं जिन्हें हमारा शरीर पचा या अवशोषित नहीं कर सकता। ये हमारे पाचन तंत्र को स्वस्थ रखने के लिए महत्वपूर्ण है। आहार फाइबर दो प्रकार के होते हैं, घुलनशील होते हैं और अघुलनशील होते हैं। घुलनशील फाइबर पानी में घुलकर रक्त शर्करा और कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित करने में मदद करते हैं। अघुलनशील फाइबर पानी में नहीं घुलते हैं, कब्ज को रोकने में मदद करते हैं। पोषक तत्वों से भरपूर खाद्य पदार्थ क्या होते हैं? तो पोषक तत्व सघन खाद्य पदार्थ वे खाद्य पदार्थ हैं जिनमें कैलोरी की संख्या की तुलना में पोषक तत्व अधिक होते हैं। वे बहुत अधिक कैलोरी जोड़े बिना हमारे शरीर में विटामिन, खनिज और अन्य पोषक तत्व प्रदान करते हैं। पोषक तत्वों से भरपूर खाद्य पदार्थों के उदाहरण हैं फल, सब्जियां, साबुत अनाज, दुबला मांस, कम वसा वाला डेयरी उत्पाद। तो ज़्यादा हमने कंक्लूजन ये पाया कि साबुत अनाज खाइए, फल खाएं, सब्जी खाएं और सभी रोगों से दूर रहें, या फिर सभी चीज़ों से जो कमी है वो नहीं होगी आपको, और सभी चीज़ें आपकी संतुलित रूप से आपके शरीर में उपलब्ध रहेंगी। प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ क्या होते हैं? जिन्हें सुविधा और सुरक्षा कारणों से उनके मूल रूप से बदल दिया गया हो। आमतौर पर खाने या गर्म करने के लिए तैयार बक्सों या थैलों में पैक किए जाते हैं ऐसे पदार्थ, तथा लेबल पर सामग्री की सूची होती है। कुछ प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ में जैसे चीनी, नमक, वसा मिलाई जाती है, और हो सकता है कि वे संपूर्ण अप्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ जितने पौष्टिक न हो, क्योंकि पैक किए जाते हैं। पैक्ड फूड वैसे भी नुकसान करते हैं। मोटापा एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें व्यक्ति के शरीर में अत्यधिक वसा जमा हो जाती है, जो उसकी स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव डालती है। इससे मधुमेह, हृदय संबंधी समस्याएं, कुछ कैंसर जैसी विभिन्न बीमारियों का खतरा बढ़ सकता है। मोटापा अक्सर शरीर द्वारा जलाई जाने से अधिक कैलोरी खाने तथा शारीरिक गतिविधि की कमी के कारण होती है। संतुलित आहार, नियमित व्यायाम के माध्यम से स्वस्थ वजन बनाए रखना महत्वपूर्ण है। स्टार्च एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है जो अनेक पादप आधारित खाद्य पदार्थ जैसे अनाज, आलू और मटर में पाया जाता है। हम देखते हैं जब आलू में से स्टार्च को निकाला जाता है, आपने देखा कभी आलू को जब धोएंगे तो सफ़ेद सफ़ेद सा दिखेगा, वो क्या होता है? स्टार्च होता है। ये शरीर के लिए ऊर्जा का एक महत्वपूर्ण स्रोत होता है। जब हम स्टार्च युक्त खाद्य पदार्थ खाते हैं तो हमारा पाचन तंत्र उसे सरल शर्कराओं में तोड़ देता है, जिसका उपयोग हमारा शरीर ऊर्जा के लिए कर सकता है। लास्ट में बात करेंगे कुपोषण की। कुपोषण एक ऐसी स्थिति होती है जब उत्पन्न होती है जब किसी व्यक्ति को पर्याप्त पोषक तत्व नहीं मिलते या कुछ पोषक तत्व बहुत अधिक मात्रा में मिल जाते हैं। इससे बच्चों में अवरुद्ध विकास, कमजोर प्रतिरक्षा प्रणाली और खराब संज्ञानात्मक विकास जैसी स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं। कुपोषण का कारण पर्याप्त भोजन न खाना, विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ न खाना या कोई अंतर्निहित स्वास्थ्य समस्या हो सकती है जो पोषक तत्वों के अवशोषण को प्रभावित करती है। खाद्य पिरामिड एक दृश्य मार्गदर्शिका है जो हमें ये समझाने में मदद करता है संतुलित आहार के लिए हमें प्रत्येक खाद्य समूह का कितना सेवन करना चाहिए। पिरामिड के आधार पे वे खाद्य पदार्थ इसमें शामिल हैं जिन्हें हमें सबसे अधिक खाना चाहिए, जैसे साबुत अनाज, सब्जी। पिरामिड के शीर्ष पे वे खाद्य पदार्थ शामिल हैं जिन्हें हमें संयमित मात्रा में खाना चाहिए, जैसे वसा, मिठाइयाँ। नुकीला पार्ट जैसे जैसे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे जो नुकसान करेंगी चीज़ें वहाँ पर लिखी जाएंगी। तो पिरामिड के शीर्ष पर आएंगे संयमित मात्रा में जिन्हें खाना चाहिए, जैसे वसा और मिठाइयाँ, चीनी।
खाद्य पिरामिड दिशा निर्देशों का पालन करने से यह सुनिश्चित करने में मदद मिल सकती है कि हमें अपने शरीर के लिए आवश्यक सभी पोषक तत्व मिलें। तो ये थे हमारे शब्दावली इस चैप्टर में यूज़ की गई। अब देखिए कीवर्ड हैं कुछ, एक तरह से आप शब्दार्थ देख लीजिए। कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत, पाक कला पद्धतियाँ, भोजन पकाने तैयार करने की विधियाँ, कमी से होने वाले रोग, आवश्यक पोषक तत्वों की कमी के कारण होने वाली स्वास्थ्य समस्याएं, वसा संग्रहित ऊर्जा प्रदान करते हैं, विटामिन अवशोषण में सहायता करते हैं, खाद्य घटक भोजन में आवश्यक पोषक तत्वों को कहा जाता है खाद्य घटक। मील खाद्य पदार्थ द्वारा खेत से उपभोक्ता तक तय की गई दूरी खाद्य मील कहलाती है। खनिज विभिन्न शारीरिक कार्यों के लिए आवश्यक पोषक तत्व खनिज कहलाते हैं। पोषक तत्व वे पदार्थ जो पोषण प्रदान करते हैं पोषक तत्व कहलाते हैं। बाजरा, ज्वार, बाजरा, रागी जैसे पौष्टिक अनाज बाजरे में आ जाते हैं। प्रोटीन वृद्धि और मरम्मत के लिए आवश्यक होता है। रफी क्षारीय फाइबर जो पाचन में सहायता करता है। विटामिन विभिन्न शारीरिक कार्यों के लिए आवश्यक पोषक जो तत्व हैं उन्हें विटामिन कहा जाता है। आयोडीन युक्त नमक, आयोडीन की कमी से होने वाली बीमारियों को रोकने के लिए आयोडीन युक्त नमक का यूज़ किया जाता है। तो ये थे कीवर्ड। टोटली इस चैप्टर का सारांश ये है, संपूर्ण भारत में लोग विविध प्रकार का आहार लेते हैं जिसमें विभिन्न खाद्य घटक उपस्थित होते हैं। तो किसी क्षेत्र में की जाने वाली खाद्य फसलों की खेती भिन्न भिन्न प्रकार के आहार की उपलब्धता, स्वास्थ्य प्राथमिकताओं, संस्कृति, परंपराओं आदि के अनुसार खानपान की आदतें भिन्न हो सकती हैं। समय के साथ पाक पद्धतियाँ परिवर्तित हो गई हैं। खाना पकाने के पारंपरिक और आधुनिक तरीकों में बहुत अंतर है। आहार हमें ऊर्जा प्रदान करता है, हमारे शरीर की वृद्धि विकास में सहायक है, यह हमें स्वस्थ रहने में मदद करता है, रोगों से बचाता है। हमारे आहार में प्रमुख पोषक तत्व आ गए कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन, प्रोटीन, खनिज, लवण। इसके अतिरिक्त आहारीय रेशे, जल भी भोजन की आवश्यक घटक हैं। कार्बोहाइड्रेट और वसा प्राथमिक ऊर्जा स्रोत है, जबकि प्रोटीन शरीर वर्धक पोषक तत्व है। विटामिन और खनिज हमारे शरीर को मजबूत करते हैं, हमें संक्रमण से बचाते हैं और स्वस्थ रखते हैं। संतुलित आहार उचित मात्रा में सभी अनिवार्य पोषक तत्व प्रदान करता है। इसमें पर्याप्त मात्रा में आहारीय रेशे और जल उपलब्ध होता है। लंबे समय तक हमारे आहार में एक या अधिक पोषक तत्वों की कमी से रोग या विकार हो सकते हैं। जंक फूड अस्वास्थ्यकर होता है, खाना नहीं चाहिए क्योंकि इसमें शर्करा और वसा की मात्रा अधिक होती है और प्रोटीन विटामिन ये कम होते हैं। मिलेट को मोटा अनाज, पोषक अनाज भी कहा गया है क्योंकि ये हमारे शरीर को सामान्य कार्य करने के लिए आवश्यक मात्रा में पोषक तत्व प्रदान करते हैं। इनकी खेती विभिन्न जलवायु परिस्थितियों में आसानी से की जा सकती है, बहुत इजीली उग जाते हैं मिलेट। ठीक है, स्थानीय स्तर पर उगाया हुआ पौधे से मिलने वाले खाद्य पदार्थों का सेवन न केवल हमारे शरीर को स्वस्थ रखता है बल्कि हमारे पर्यावरण और हमारे ग्रह पृथ्वी के लिए भी अच्छा है। यानी पास की उगी हुई चीज़ें, आपके क्षेत्र की उगी हुई चीज़ों से ही चीज़ें बनाएं और खाएं। किसी खाद्य पदार्थ द्वारा उसके उत्पादन के स्थान से उपभोक्ता तक तय की गई कुल दूरी को खाद्य मील कहा जाता है। हमें कभी भी भोजन बर्बादी नहीं करनी चाहिए, हमें उतना ही भोजन लेना चाहिए जितना हम खा सकें, क्योंकि शादी ब्याह में आजकल देखा बफर सिस्टम होता है जिसमें क्या होता है कितना भी भोजन ले लेते हैं थाली में, बट वो छूटता ही छूटता है क्योंकि हम सारा कुछ भर देते हैं जब कितना भाता नहीं है। तो वही चीज़ ले जो आपको अच्छी लग रही है या टेस्ट करने के लिए ले रहे तो एक एक चम्मच लें बजाय बहुत ज़्यादा भरने की। तो इससे भोजन की बर्बादी नहीं होगी। किसानों को काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है और आप तक पहुंचने के लिए काफ़ी मेहनत की जाती है इन खाद्य पदार्थों को, तो इनकी बर्बादी ना करें। तो टोटल ये कंक्लूजन निकला था इस चैप्टर का। तो ये था पूरा चैप्टर आपका। तो होप सो आपको पूरा वीडियो अच्छे से समझ आया होगा। मैंने कोशिश की है प्रत्येक पार्ट को पॉइंट वाइज समझाने की, लिखने की। आप इसे नोट कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर हमने पूरे चैप्टर को पॉइंट में डिवाइड करते हुए देखा है, समझा है। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ आपको ये पूरा चैप्टर अच्छे से समझ आया होगा। फिर भी अगर कहीं डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसके अलावा हम इस चैप्टर के सभी क्वेश्चन आंसर्स एंड तक, स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जितने भी क्वेश्चन आंसर्स बनते हैं इसके, वो सभी देखेंगे हम नेक्स्ट पार्ट में, क्योंकि यहाँ पर वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा तो इसी पार्ट में देखना मुमकिन नहीं है। तो ये था आपका अध्याय 3 उचित आहार स्वस्थ शरीर का आधार चैप्टर का फुल एक्सप्लेनेशन विद अध्याय नोट्स। तो इसके बाद में हम क्वेश्चन आंसर्स वाले पार्ट में फिर मिलेंगे और जुड़े रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको जब भी हम वीडियो अपलोड करें आपकी कक्षा से रिलेटेड तो तुरंत से मिल सके। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।